हैदराबाद में भी फौज और रियासती पुलिस ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। एक बच्चे की मौत से नाराज शिया तबके ने भी पुलवामा हमले की मजम्मत की है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी से बेला कार्रवाई की मांग की है, पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की मांग की है। कश्मीर के वो सानहे पर भी हम शिया बिरादरी मगमूम है, जो बेखता बेजुर्म 40 से ज़्यादा जवाना जो कश्मीर में शहीद हुए। ये दहशतगर्दी कब तक चलेगी? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ऐसे तदारुक के लिए ये करे। ये इनका ना मजहब देखे ना इनकी ज़ात देखे, इनसे बराबर सख्त से सख्त सज़ाओं का जो इंतखाब करे, ताकि कश्मीर के अलावा दीगर इलाकों में भी जो है ये काम ना हो। हम शदीद एहतजाज करते हैं वो जवानों के ताल्लुक से भी। उधर तमिलनाडु के मजहबी शहर रामेश्वरम में भी जांबाज शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वहां के मशहूर अग्निकुंड में उनके लिए दुआएं मांगी गई और इस मौके पर पुजारियों का कहना है कि पाकिस्तान को हर हाल में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और वाज़ेह रहे कि पुलवामा हमले के बाद पूरा मुल्क गुस्से में है और मुल्कगीर पैमाने पर पाकिस्तान की मुखालफत की जा रही है। लिहाजा ये कहा गया है कि पाकिस्तान को हर हाल में जवाब देना होगा, उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट तिरंगा लहराया गया, जहां पर जांबाज शहीदों की याद में इस तकरीब में मकामी मुलाजिमों के अलावा आम लोग भी शामिल हुए। वहीं तकरीब में सभी जमात के लीडर शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज रायपुर रेलवे स्टेशन में हमारे डीआरएम के द्वारा कार्यक्रम तिरंगा झंडा का ध्वजारोहण हुआ। तिरंगा हमारे आन बान शान, हर कोई इस झंडे की रक्षा के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहता है। और यह इस समय हम फहरा रहे हैं जब देश में एक विषम परिस्थिति, हमारे 40 जवान शहीद हुए और कोई भी जवान तिरंगे की आन बान शान को झुकने नहीं देता। ये हमारी देश की शान है और उस शान को हम आज रायपुर रेलवे स्टेशन पर हम फहरा रहे हैं। और इस झंडे को देखकर आम लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना जगेगी और अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। बिहार और महाराष्ट्र के बाद आज तमिलनाडु में भी बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल रियासत में जारी कांग्रेस डीएमके के इत्तेहाद के मुकाबले बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ आम इंतखाबात में उतरने का ऐलान किया है। खबर है कि दोनों ही जमातों में 15-25 का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसमें रियासती जमात पीएमके को भी शामिल किया गया है। हालांकि इससे पहले पीएमके की डीएमके के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन उधर बात नहीं बनने के सबब पीएमके को भी एनडीए का हिस्सा बना लिया गया है, जिससे लोकसभा की 6 जबकि 1 सीट राज्यसभा के देने की बात कही जा रही है। वाज़ेह रहे कि रियासत में पहले से ही कांग्रेस डीएमके के साथ लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इसके अलावा उनके साथ 6 दीगर रियासती पार्टियां भी साथ आ गई है। अब ऐसे में रियासती इंतखाबात काफी दिलचस्प हो गया है। AIADMK and the Bharatiya Janata Party have concluded very fruitful discussions and we have agreed to contest the parliament elections both in Tamil Nadu and Puducherry and the by-elections to 21 assembly seats together in alliance with each other and with our other friendly partners, one of which announcement was made earlier today, where the PMK leaders, Dr. Ramados, my good friend Ammu Mani, the Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, in the morning have already given you all the details. We have agreed to contest the elections under the leadership in the state of Honorable Chief Minister Thiru Palaniswamiji and the Deputy Chief Minister Thiru Paneerselvamji, and at the national level as a part of the NDA, the National Democratic Alliance, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And I am sure every Karyakarta, every worker, every leader
of Bharatiya Janata Party, of AIADMK, of PMK and all our other alliance partners will work together for the success of 40 seats. Once again, Narpatum Nabadhe. We are working for 40 seats. और उधर असेंबली इंतखाबात के 2 महीने बाद आज तेलंगाना कैबिनेट की पहली तौसी हुई है, जहां पर सीएम चंद्रशेखर राव की काबीना में आज 10 वज़रा ने हलफ लिया है, जिसमें 6 नए चेहरों को तरजीह दी गई है, जिसमें एस निरंजन रेड्डी, कोप्पुला ईश्वर, इर्राबेली दयाकर राव, वी श्रीनिवास गौड़, वेमुला प्रशांत रेड्डी और चौधरी मल्ला रेड्डी को जगह दी गई है। वहीं ए इंदिराकरण रेड्डी, तलासनी श्रीनिवास यादव, जी जगदीश रेड्डी और इटेला राजेंद्र एक बार फिर से कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। आज हुए हलफ बर्दारी में किसी मुस्लिम लीडर को वजीर नहीं बनाया गया है। हालांकि वजीर दाखिला महमूद अली सीएम के साथ ही अपने ओहदे का हलफ ले चुके हैं। नए वज़रा को रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हा ने राजभवन में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया है। रियासत में अब कैबिनेट की तादाद 12 हो गई है, लेकिन अभी तक किसी खातून को जगह नहीं मिल पाई है। 2.5 महीने के बाद ही सही केसीआर साहब ने जो है अपनी कैबिनेट बनाई। एक फुल फ्लेज कैबिनेट को अगर हम देखते हैं तो 18 मेंबर का कैबिनेट बनना चाहिए। अगर कम से कम अगर हम बनाते हैं तो वो 12 मेंबर का बनना चाहिए। आज भी जो है फुल फ्लेज कैबिनेट नहीं है। टीआरएस के 2 बड़े चेहरे जिनको कैबिनेट के अंदर नहीं लिया गया, एक है KTR, दूसरे हरीश राव। इससे साफ जाहिर हो रहा कि टीआरएस पार्टी में एक बहुत बड़ी फूट है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जो है तेलंगाना की पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, 3 दिन के बाद उनको जो है वोट ऑन अकाउंट में जाना है। ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है? केसीआर साहब जो है मुहूर्त के बगैर जो है ना उन्होंने कोई काम करने को तैयार नहीं है। केसीआर साहब तो इतने सुपरस्टिशियस है कि वो सेक्रेटरीट में बैठने से भी डर लग रहा उनको, यानी इनसिक्योरिटी फील हो रही। एक तरफ बोल रहे कि जो है पार्लियामेंट में हम 16 सीट जीतेंगे, दूसरी तरफ उनको इनसिक्योरिटी इतनी है कि जो 88 MLA जो इनकी पार्टी की टिकट पे जीत के आए वो रिवोल्ट करने वाले हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन करने के आर्टिकल 163, 164 के तहत इनको करना चाहिए था, अभी तक नहीं करे। जो आज करे हैं इसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने मिनिस्टर्स को लिए हैं उसके अंदर कोई एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है इनके पास। जो एलिडेड एक MLA है इनका, उसको भी कम से कम मिनिस्ट्री देना चाहिए था, वो मिनिस्ट्री भी नहीं दिए हैं। और फिर अपने आप को मुसलमानों के चैंपियन कहते हैं। 12% रिजर्वेशन बोले, 12% रिजर्वेशन तो आइस बॉक्स में चले गया। इनके पास जो इन्हों कर सकते थे उसके अंदर भी फेल हुए हैं मुसलमानों के साथ, कोई हमदर्दी करने के लिए या कोई काम करने के लिए। और जो टिकट देना चाहिए था, जो इनके पास कैपेसिटी थी, 12 नहीं 25 जनों को दे सकते थे, वो हारो या जीतो, कम से कम इनका काम था टिकट देना। मगर किसी को टिकट नहीं दिए, सिर्फ 2 MLA को टिकट दिए, हैदराबाद से, एक बोधन से, उसमें से एक जीता, एक हार गया। ये मुसलमानों के चैंपियन है। और आने वाले दिनों में 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, मुसलमानों को जिस तरीके से उन्होंने 18 में बेवकूफ़ बनाए हैं और हथेली में जन्नत दिखाए और मुसलमान खुल के वोट दिए हैं इनको, आने वाले 19 में इसका नतीजा उनको मालूम हो जाएगा, मुसलमान किसके साथ जाएंगे। कैबिनेट की तोसी की गई, एक्सपेंशन किया गया, लेकिन सबसे अहम यह बात है कि केसीआर साहब एक मुस्लिम चेहरे को भी कैबिनेट में पता नहीं देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। और कैबिनेट किस तरह से इलेक्शन जीते देखें। अलहदा तेलंगाना में हज़ारों स्टूडेंट्स ने जान दी और उनकी जानों के जब वो लोग अपनी जान दे रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी चेहरे थे जो उनकी जानों का जश्न मना रहे थे। आज वो लोग कैबिनेट में शामिल किए गए। अलहदा तेलंगाना की मुखालिफिन जो थे उन लोगों को कैबिनेट में लिया गया। जिन लोगों ने जेल की सहूबतें बर्दाश्त की, जिन लोगों ने अलहदा तेलंगाना के लिए कई मरतबा लाठी खाई, जेलों को गए, उन लोगों का आज कैबिनेट में कोई उनकी सूरत नज़र नहीं आ रही है। एक ले दे के बेचारे एक बोधन शकील वो इलेक्ट हुए, उनको वादा किया गया था कि उनको भी मिनिस्ट्री देंगे, लेकिन उनको भी नहीं